एक ऐसे देश की कल्पना करना मुश्किल नहीं जिसके पास दुनिया को तबाह करने वाले हथियार हों। पर जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो सिर्फ 18 घंटे के भीतर बिना किसी पूर्व सूचना के दुनिया के किसी भी कोने में अपने 3000 हथियारबंद सैनिक उतार सकता है। हाँ, और वो भी बिना किसी की इजाजत लिए। बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति जो चाहे तो बिना एक भी फाइटर जेट उड़ाए किसी भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का गला घोट सकती है, और जिसका सैन्य बल अगले 10 सबसे ताकतवर देशों की सेनाओं को मिला दिया जाए तब भी उनसे कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। देखिए, ये कहानी किसी साइंस फिक्शन नॉवल की नहीं लगती, बल्कि आधुनिक दुनिया की हकीकत है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। सही कहा। तो आज इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य द अमेरिकन कोलोसस, द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस के स्रोतों से उन खुफिया सिस्टम्स को समझना है, उन रणनीतिक ढांचों को जिन्होंने अमेरिका को आधुनिक इतिहास का सबसे ताकतवर और शायद सबसे जटिल साम्राज्य बनाया है। एक ऐसा ढांचा जिसके बारे में आम जनता कम ही जानती है। वही तो, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हम इस विश्लेषण में बिना किसी रुकावट के तेजी से उन तथ्यों को सामने लाएंगे ताकि सुनने वालों को कम समय में सबसे सटीक जानकारी मिल सके। तो इस विशाल ढांचे की नींव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये दबदबा हमेशा से ऐसा नहीं था। 1890 यानी 1890 के आसपास के आंकड़े अगर देखें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। मतलब उस दौर में अमेरिका औद्योगिक रूप से तेजी से आगे तो बढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, पर सेना बहुत छोटी थी, है ना? हाँ, पूरी यूएस आर्मी में 30,000 से भी कम सैनिक थे। सोचिए जरा, बुल्गारिया जैसे छोटे देश के पास भी उस वक्त अमेरिका से बड़ी सेना थी। ये एक अजीब स्थिति थी जहां आर्थिक महाशक्ति होने के बावजूद सैन्य बल नहीं था, और इसका बड़ा कारण आइसोलेशनिज्म की नीति और 2 महासागरों की प्राकृतिक सुरक्षा थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरा विश्व युद्ध इस पूरे गेम को बदल देता है। जब यूरोप आपस में लड़कर तबाह हो गया और ब्रिटेन बैंकरप्ट हो गया, तब अमेरिका का औद्योगिक ढांचा बिल्कुल सुरक्षित था। और फिर 1945 में एटॉमिक बॉम्ब का आना। बिल्कुल, उसने अमेरिका को सिर्फ युद्ध का विजेता नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था का निर्माता बना दिया। ब्रिटेन वुड्स समझौते जैसी संस्थाओं से उन्होंने तय किया कि आने वाले कल की दुनिया किस कानून पर चलेगी। पर असल में देखिए तो असली ताकत सिर्फ संस्थाएं या बॉम्ब नहीं है। दुनिया जब अमेरिकी ताकत की बात करती है तो स्टेल्थ फाइटर जेट्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स सोचती है, पर स्रोतों के मुताबिक असल खेल है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स ही वो मास्टर की है। दुनिया के किसी भी कोने में हथियार होना काफी नहीं है, उन्हें वहां तेजी से पहुंचाना सबसे जरूरी है। जैसे वो 82nd एयरबॉर्न डिवीजन का उदाहरण है स्रोतों में। ये एक ऐसी रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट है जो 24 घंटे तैयार रहती है, आदेश मिलते ही 18 घंटे के भीतर पैराशूट से कहीं भी उतर सकती है। और एक टुकड़ी को हवा से उतारना तो सिर्फ शुरुआत है। वो सैनिक उतरते ही रनवेज को सुरक्षित करते हैं ताकि C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो प्लेन्स वहां उतर सकें। ये हवा से लेकर समुद्र तक फैली एक चेन है। हाँ, और समुद्री कड़ी की बात करें तो कलगोल क्लास फास्ट सी लिफ्ट शिप्स जिनका जिक्र है। बिल्कुल, ये जहाज इतनी तेज हैं कि एक हफ्ते से भी कम में अटलांटिक पार कर सकते हैं। गल्फ वॉर में तो इन जहाजों ने अकेले ही सेना का 13% हिस्सा ट्रांसपोर्ट किया था। कमाल की बात है। और इसी लॉजिस्टिक्स के बीच स्रोतों में एक बहुत रोचक किस्सा मिलता है जिसे आइसक्रीम वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक पूरा जहाज कॉर्ड्स सिर्फ आइसक्रीम बनाने के लिए लगाया गया था। हाँ, हर शिफ्ट में 500 गैलन आइसक्रीम। वो भी पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, जब चारों तरफ युद्ध चल रहा था। ये कोई मजाक नहीं था। असल में इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक सोच बहुत गहरी थी। जब दुश्मन के सैनिक भूख से मर रहे हों और वो देखें कि अमेरिकन सेना को पैसिफिक के बीच में फ्रेश आइसक्रीम मिल रही है, तो मनोबल वैसे ही टूट जाता है। सही कहा। ये उन्हें बताता था कि अमेरिका के पास बर्बाद करने के लिए भी कितने संसाधन हैं। गोलियों से ज्यादा ये लॉजिस्टिक्स का प्रदर्शन उन्हें घायल करता था। ये दिखाता था कि इनकी सप्लाई लाइंस कभी नहीं टूटती। यहाँ आकर मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स अपनी जगह है, पर एक हथियार ऐसा है जिसे किसी जहाज की जरूरत नहीं, और वो है पैसा, यानी US डॉलर। फाइनेंशियल वॉरफेयर। जी हाँ, आज दुनिया का 56% व्यापार डॉलर में ही होता है। और 58% ग्लोबल रिजर्व्स भी सेंट्रल बैंक्स डॉलर में ही रखते हैं। न्यूयॉर्क के बैंक्स का इस पर पूरा दबदबा है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था रातों रात तबाह करनी हो
तो स्विफ्ट सिस्टम से उन्हें काट देना काफी है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। बिना एक गोली चलाए इतनी बड़ी तबाही मचाने की ताकत सच में खतरनाक है। पर जहां आर्थिक लेन देन है वहां सर्वेलेंस यानी निगरानी भी तो है ना। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत बताते हैं फाइव आइज अलायंस के बारे में, जिसमें अमेरिका के साथ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये अलायंस सिर्फ एजेंट्स तक सीमित नहीं है, इनकी असली ताकत डिजिटल डेटा में है ना? हाँ, क्योंकि दुनिया का 99% इंटरनेट हवा से नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजरता है। एडवर्ड स्नोडन के लीक्स ने पूरी दुनिया को यही तो बताया था कि कैसे इन केबल्स को टैप किया जाता है, उनका डेटा इंटरसेप्ट और स्टोर होता है, यानी एक ऐसी अदृश्य ढाल जो मित्रों और दुश्मनों सब पर नजर रखती है। पर किसी भी साम्राज्य को लंबा टिकने के लिए सिर्फ डर काफी नहीं होता, वहां काम आती है सॉफ्ट पावर। वही तो मैं बोलने वाली थी। अमेरिका की सॉफ्ट पावर, हॉलीवुड की फिल्में, सिलिकॉन वैली के आविष्कार और कोका कोला जैसे ब्रांड्स। और उनकी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, येल, जिन्होंने दुनिया भर के नेताओं और राजाओं को शिक्षा दी है। जब दूसरे देश का भविष्य का राष्ट्रपति वहां पढ़ता है तो वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट मॉडल से प्रभावित हो जाता है और वापस जाकर ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो इस अमेरिकन ढांचे के साथ अलाइन हो, यानी बिना युद्ध के दुश्मन की सोच जीत लेना। पर इन सब सिस्टम्स को बचाने के लिए अल्टीमेट डिटरेंस भी तो चाहिए ना। हाँ? और वो है उनका न्यूक्लियर ट्रायड। जमीन से मिसाइल, हवा से बॉम्बर और समंदर के अंदर सबमरीन। ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स जो समुद्र में महीनों तक अदृश्य रहती हैं। एक अकेले सबमरीन कई शहरों को मिटा सकती हैं, जिसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहते हैं। कोई देश अमेरिका पर हमला करके खुद नहीं बच सकता। इसलिए इस कॉलोसस पर सीधा युद्ध थोपना खुदकुशी जैसा है। इन सब तथ्यों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल आता है, क्या फिलहाल कोई देश इस ढांचे को चुनौती दे सकता है? हम बिना किसी पक्षपात के इसका आकलन करें तो चाइना का नाम सबसे पहले आता है। चाइना की नेवी बड़ी जरूर है, पर उनके पास ग्लोबल मिलिट्री बेसिस का वो नेटवर्क नहीं है जो एक ब्लू वाटर नेवी को लंबा टिकने की ताकत दे। और यूरोपियन यूनियन का क्या? उनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है। हाँ, पर सैन्य ताकत बटी हुई है और सुरक्षा के लिए नाटो पर निर्भर है। वहीं रूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, पर इकोनॉमी टेक्सास स्टेट से भी छोटी है। यानी फिलहाल किसी के पास अमेरिका जैसी फुल स्पेक्ट्रम ताकत नहीं है। तो आखिर इन सबका क्या मतलब है? मतलब ये कि सुपर पावर होने का कॉन्सेप्ट किसी एक हथियार पर नहीं है। ये एक जटिल घड़ी जैसा मैकेनिज्म है, एक आपस में गुंदा हुआ वेब। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो हर जगह पहुंच सकती है, फाइनेंशियल डोमिनेंस जहां डॉलर दुनिया की रगों में दौड़ता है, ग्लोबल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट पावर और आखिर में वो न्यूक्लियर डिटरेंस। इन सब ने मिलकर द अमेरिकन कॉलोसस को बनाया है। सच में ये सब एक दूसरे को मजबूती देते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर ये सिस्टम इतना मजेदार है तो ये फ्रैजाइल भी हो सकता है। आने वाले कल में क्या होगा अगर इस चेन की कोई एक कड़ी टूट जाए? सोचिए, अगर दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर के बजाय किसी नए डिजिटल करेंसी में करने लगे। हाँ, तो उनकी फाइनेंशियल वॉरफेयर की शक्ति खत्म हो जाएगी। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र सिलिकॉन वैली से हट जाए तो सॉफ्ट पावर कमजोर पड़ेगी। अगर एक स्तंभ ढह गया तो क्या बाकी का ढांचा इस दबदबे को बचा पाएगा? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर इस गहरे विश्लेषण के बाद सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए। ये एक बेहतरीन और तेजी से भरा आकलन रहा। इस चर्चा को हम यहीं पूरी ऊर्जा के साथ संपन्न करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोगों को इस ग्लोबल दबदबे के अदृश्य ढांचे को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा।